पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हैलाइड की बात कर रहे थे, ऑक्साइड की बात हुई थी, हैलाइड की बात हो रही थी। 15 ग्रुप के हैलाइड के सारे पॉइंट्स हो गए थे, सारी बातें हो गई थी। अब हम लोग करने वाले हैं 15 ग्रुप के एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ऑक्साइड का किस तरीके का नेचर होता है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे बनेगा बढ़ेगा, और किस तरीके के ऑक्साइड 15 ग्रुप के एलिमेंट बनाएंगे। तो बात कर ली जाए ऑक्साइड्स, हेडिंग डाल दीजिए ऑक्साइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। अभी आपके नए जेई के मेंस के सिलेबस में जनरल आ गया है ना, तो पहले जनरल करवा देंगे सारी फैमिलीज का, फिर उसके बाद देखेंगे क्या उसमें स्पेसिफिक कराना। तो ऑक्साइड्स की बात कर लें तो ऑक्साइड अगर देखो आप 15 ग्रुप के एलिमेंट के, तो X2O3, X2O4, X2O5 इस तरीके के मिलेंगे। ज्यादातर जो है वो X2O3 और X2O4 मिलेंगे। तीन कैटेगरी मिल सकती है X2O3, X हटा देते हैं, X से ऐसा लगता है हेलोजन की बात कर रहे हैं, E लिख देते हैं एलिमेंट, E2O3, E2O4 और E2O5, ये 3 टाइप्स के ऑक्साइड मिलेंगे। 3 टाइप्स के क्या मिलेंगे आपको? ऑक्साइड। ऑक्साइड्स में ध्यान रखेंगे कि ऑक्साइड्स में जैसे जैसे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट की किसी ऑक्साइड में +2 है और उसी एलिमेंट की किसी ऑक्साइड में +5 है, तो जो +5 वाला होगा वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है। या ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ाते जाओ, ऑक्सीजन कंटेंट इन कंपाउंड, ऑक्सीजन का कंटेंट अगर बढ़ाते जाओ तो भी क्या होगा? एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिए पॉइंट। जैसे अगर हम लोग 15 ग्रुप की बात करें तो 15 ग्रुप में हमें कैसे ऑक्साइड मिलेंगे? तीन कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं। एक है हमारी X2O3, E2O3 मिल रही है, दूसरी मिल रही है E2O4 और तीसरी मिल रही है E2O। आपके कंपाउंड मतलब एलिमेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर कौन है? बिस्मुथ की बात करें, है ना। तो कौन कौन से ऑक्साइड है? देखिए नाइट्रोजन की अगर बात करो तो N2O3, N2O3 बनेगा, इसमें बनेगा P2O3, ये बनेगा AS2O3, ये बनेगा Sp2O3, ये बनेगा Bi2O3। 4 वाले में अगर बात करो तो N2O4 बनेगा, P2O4, AS2O4, Sp2O4, ये बनेंगे। Bi2O4 भी बनता है। पेंटा ऑक्साइड में भी सबके बनते हैं, केवल बिस्मथ का नहीं बनता है। केवल बिस्मथ का पेंटा ऑक्साइड नहीं बनेगा,
इसको ट्राई ऑक्साइड बोलेंगे, 3 ऑक्सीजन है। इसको टेट्रा ऑक्साइड बोलेंगे, इसको पेंटा ऑक्साइड बोलेंगे। केवल बिस्मथ का नहीं बनता है, बाकी सबके बनते हैं। जैसे N2O5 बनेगा, P2O5 बनेगा, AS2O5 बनेगा, Sb2O। अब जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है। इनमें हमको कंपेयर करना है एसिडिक कैरेक्टर। क्या कंपेयर करना है हमको? एसिडिक कैरेक्टर। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देख लें, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा नाइट्रोजन के एलिमेंट का, वो उसमें एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। तो N2O3 में अगर निकालो नाइट्रोजन का तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। यहाँ पे +4, यहाँ पे +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा इन तीनों में एसिडिक कौन सा हो गया? मोस्ट एसिडिक इज N2O5। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन कंटेंट से भी देख सकते थे। अगर पहले वाले कंपाउंड में देखो तो 2 नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन है, दूसरे वाले में देखो 2 नाइट्रोजन के साथ 4 ऑक्सीजन है, तीसरे वाले कंपाउंड में N2O5 में 2 नाइट्रोजन के साथ 5 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लो ये नोट हो गया सबका ऑनलाइन? जैसे मान लो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड की बात करते हैं हम, N2O ले लो, NO ले लो, NO2 ले लीजिए, N2O3 ले लीजिए और N2O5 ले लीजिए, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात कर लो तो पहले वाले में कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का? +1। दूसरे वाले में कितना होगा? +2। तीसरे वाले में +4। और इसमें क्या आ जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? +3। इसमें +5। 6 का N2O5 है। ऐसे करेंगी कात्यायनी? ठीक है। N2O5 6 रिपोर्टेड ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे बढ़ रहा है? 1 2, फिर ये 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला। तो 1 2 3 4 5 के हिसाब से एसिडिक नेचर को लिखें तो किसका हो जाएगा? किस तरीके से एसिडिक नेचर अगर लिख दो तो क्या बनेगा? किसका बन जाएगा बताइए? सबसे कम करते हैं N2O को, फिर NO को ले लें, फिर N2O3 को ले लो, फिर NO2 को ले लो, फिर उसके बाद N2O। कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे ये वाला था आपका N2O3, N2O4, N2O5 सबसे ज्यादा, वैसे फास्फोरस में भी यही ऑर्डर होगा। P2O3 सबसे कम, फिर P2O4, फिर P2O5। यानी नीचे जाने पे क्या होगा? यहाँ ऊपर से नीचे अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत हो तो बोलिए।
कोई समस्या? नो मैम। बाकी लोगों के पास आवाज नहीं है? हैं बच्चों? नो मैम। नहीं है आवाज? मैम नहीं। अच्छा देखो, अगर ऑक्साइड की ही बात कर रहे हो और ग्रुप में डाउन चले जाओ तो एसिडिक नेचर डाउन जाएंगे तो कम होता जाएगा। एसिडिक नेचर अगर ग्रुप में डाउन जाओगे तो क्या होगा? कम होता जाएगा। मतलब क्या है? जैसे मान लो तुमने लिया P2O5 लिया, N2O5 लिया, और तुमने ले लिया मान लो AS2O5, ठीक है? ये तीन ले लिए, इनको कंपेयर करना है। तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, फिर फास्फोरस है, फिर नीचे आ रहे हैं आर्सेनिक आ रहा है ना। तो नीचे जाने पे ऑक्साइड अगर सेम पैटर्न का है, मतलब 5 वाले ही सारे हैं इसमें, सेम पैटर्न का है, नीचे जाने पे क्या होगा? एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप जो होता है वो डिक्रीज करता है। एसिडिक नेचर उसी ग्रुप में अगर नीचे आ रहे हो, एलिमेंट चेंज कर रहे हो तो, और सेम टाइप का अगर ऑक्साइड है, 5 वाले ही हैं सारे, तो एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे कौन हो जाएगा? N2O5, फिर उससे कम P2O5, फिर उससे कम क्या हो जाएगा? AS2O। और एग्जैक्टली ये इस तरीके से होते नहीं है, ये क्या करते हैं? ये डाइमर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं ये? डाइमर। ऐसे AS2O5 के फॉर्म में होंगे भी नहीं, ये आपको ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। N2O5 तो मिलेगा, N2O5 में डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे, P4O10 के फॉर्मेट में मिलेगा, AS4O10 के फॉर्मेट में मिलेगा, SbO4O10 के फॉर्मेट। P2O5 मिलता भी नहीं है, कैसे मिलता है ये? डाइमर फॉर्मेट में, P4O10 के फॉर्मेट। क्लियर है? अब देखो ऑक्साइड में ये एक चीज और दे रखी है, अगर किसी एसिड से आप पानी निकाल देते हो, वाटर निकालते हो, तो उस एसिड का बनता है एनहाइड्राइड। एसिड से क्या निकालते हैं? पानी निकालें तो उसका क्या बनता है? एसिड का एनहाइड्राइड। तो देखिए ध्यान से, एसिड से क्या निकाल रहे हैं हम लोग? वाटर निकाल रहे हैं, तो क्या बन रहा है? एनहाइड्राइड ऑफ एसिड, है ना? जैसे ऑर्गेनिक में भी हमने बात करी थी, जैसे एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए थे, तो यहाँ से पानी निकाला था, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल दिया, तो यहाँ पे बन जाता है CH3COO होल ट्वाइस O। ये एसिटिक एसिड था और इस कंपाउंड को बोलते थे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो हमने ले लिया HNO3, नाइट्रोजन का एसिड है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है? इससे पानी निकालना है, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। अगर HNO3 से H2O निकाल दिया तो क्या बचेगा?
N2O5 बचेगा। HNO3 के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, उससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, तो क्या बचेगा? N2O5। इसका मतलब नाइट्रोजन का ये जो पेंटा ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या है? एनहाइड्राइड। इसको हम दो नाम दे सकते हैं। एक नाम तो हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, या इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। या इसको हम कह सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। जिस एसिड से बना है उसका क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। क्लियर है बात? बोलो बच्चों। HNO3 के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक वाटर निकाल दिया, है ना? अब मान लो HNO2 ले लें, तो उससे कौन सा एनहाइड्राइड, कौन सा ऑक्साइड बनेगा जिसको एनहाइड्राइड बोलेंगे? ये नाइट्रिक एसिड था HNO3। अगर आप लेते हो HNO2, तो HNO2 को बोलते हो नाइट्रस एसिड। क्या नाम देते हैं? HNO2 ले लिया हमने, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। मान लीजिए इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हो, 2 HNO2 ले लिए, इससे एक H2O निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से एक H हट गया, यहाँ से एक H हट गया, इसमें से एक ऑक्सीजन हट जाएगा, तो सब जुड़ के क्या बन जाएगा? N2O3। तो ये किसका एनहाइड्राइड हो गया? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस। अब एनहाइड्राइड बनाने आ गया सबको, किसी एसिड का भी बनाना हो तो बना लेंगे। बोलो बच्चों। बोलिए। अब जैसे मान लो हम एक मॉलिक्यूल HNO3 का ले लें, एक मॉलिक्यूल HNO2 का ले लें, इससे बनाना चाहें तो क्या बनेगा बताओ? दो डिफरेंट एसिड से भी एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बनेगा? बनाओ जल्दी से। एक H2O हटाना है, दोनों H हट जाएगा। ये H तो हट गया, एक ऑक्सीजन इससे हटा दो, किसी से भी हटा दो, एक ऑक्सीजन हटा दिया, तो क्या बन जाएगा? यानी कि N2O4 किसका एनहाइड्राइड है? नाइट्रस एंड नाइट्रिक दोनों का मिला करके। इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? दो एसिड से बन रहा है ना, ऑनलाइन बच्चा पार्टी सबको पॉइंट क्लियर है? ऑक्सीजन किसी में से भी निकाल सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड से भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? उसका एक ही मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, उसका एक ही लेना पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहे हो ना? नहीं, मैं पूछ रही थी कि इन दोनों में से किसी में से भी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। हाँ, किसी में से भी निकाल दो। ये तो एक उस तरीके का रिएक्शन का मतलब मैकेनिज्म थोड़ी बता रहे हैं, ये तो रिएक्शन बस आपको लिखना बता रहे हैं नाइट्राइट का। नोट हो गया? बोलो बच्चों। यस सर। ये कहाँ से आ जा रहा है बार बार? मैंने लास्ट स्लाइड पे लिख दिया, आपने बोला नहीं। गजब ही हो भाई।
टेंशन मत को करो, यही था ना। इसी स्लाइड पे ठीक है, यही था ना, और कुछ भी था। HNO2 से भी बनाया था इसी पे। कुछ भी करवाओ तुम लोग। N2O4 बना था, क्या बना था? ठीक है, आप कोई भी एसिड दे दूं तो बना लेंगे। चलो H3PO4 से बनाओ। PO2 बनता नहीं है। H3PO4 के इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल ले लो। कितना बनेगा? इससे देखो बेसिकली ये बनता है, P2O5 बनता है। बेसिकली क्या बनता है इससे? P2O5। अगर P2O5 बना रहे हो तो कितने वाटर निकलेंगे, क्या सोचते हो? यहाँ से 3H2O निकलेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, देख लो। इसमें सिंपल वैसे नहीं हो रहा है जैसे उसमें हो रहा था ना, वैसे नहीं हो रहा है। थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो रहा है, अलग है। और ये भी P2O5 नहीं मिलता है, ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा इसका? डाइमर, ये मिलता है। तो H3O4 का एनहाइड्राइड कौन है? P4O10, ये नहीं मिलेगा, ये मिलता है। H3PO4 का कौन हो गया? P4O10। ऐसे ही याद रख लो। H3PO3 का होता है P4O6। H3PO3 का P2O3 नहीं होता है, P4O6। और अगर दोनों एसिड को मिक्स कर दोगे तो P2O4। अगर एक ले लिया आपने H3PO3, मिक्स बनाना है, और एक ले लिया H3PO4, 2 एसिड ले लिए, तो एनहाइड्राइड जो बनता है वो P2O। हाँ, उसमें P2O3 बनेगा। वो डाइमर लिख दिया है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया आंसर मैंने। डाइमर लिख दिया डायरेक्ट में ना, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है मैंने। ये एसिड है, ये इसका एनहाइड्राइड है। ये 2 एसिड ले लिए हैं, एसिड 1, एसिड 2, तो इसका एनहाइड्राइड बनाइए। फॉर्मूला याद रखेंगे, काम बन जाएगा, है ना। पहले तो क्योंकि मैं से पी ब्लॉक की पूरी डिटेल थी, तो काफी सारे इसके स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीजें भी थी। बाकी अभी क्या है, अभी ज्यादा मैं डिटेल में नहीं करा रहे, क्योंकि हमारे पास अब आपका जेई मेंस में टॉपिक है, किसी भी फैमिली का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है, उसका जो एनॉमलस बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर क्यों है। तो पी ब्लॉक में सबसे पहली जो बात है, जितनी भी फैमिलीज हैं, जो पहला एलिमेंट है उस एलिमेंट में 2D नहीं है।
है ना, डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हम सारी फैमिलीज के लिए याद रख सकते हैं कि सारी फैमिलीज का जो पहला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, उसका साइज छोटा है, उसमें 2d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए N2O क्या कहते हैं, NCl3 तो बन जाता है लेकिन NCl5 नहीं बन पाता, क्योंकि N के पास एक्सपेंड करने के लिए 5 ऑर्बिटल, फ्री ऑर्बिटल उसके पास नहीं है ना। तो ये तो एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन क्योंकि टॉपिक अलग करके दे रखा है आपके मेंस में, तो थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन की अगर बात करो और फास्फोरस की बात करो, पहले और दूसरे एलिमेंट, तो एक डिफरेंशिएटिंग टेबल कुछ पॉइंट्स की याद रखते हैं। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, हेडिंग डाल लीजिए, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। सबसे पहला देखो, सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की अगर नेचर में बात करो तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्मेट में होता है, और कौन सी स्टेट होती है इसकी, एटमॉस्फेयर में N2 गैसियस फॉर्म में होगा, और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस P4 फॉर्मेट में होता है और सॉलिड फॉर्म। फास्फोरस किस स्टेट में होता है, सॉलिड फॉर्मेट में होता है और P4 फॉर्मेट। ठीक, दूसरी अगर बात करें नाइट्रोजन की, N2 की, तो नाइट्रोजन जो है अपने ही नाइट्रोजन एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जबकि जो फास्फोरस है P4 है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। फास्फोरस के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये जो फास्फोरस एटम है ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और इनका यहाँ का जो बीच का एंगल होता है P4 का, ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 60 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए P सिंगल बॉन्ड P का एंगल कितना है P4 में, तो आप क्या बताएंगे, 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो ये मल्टीपल बॉन्ड बना है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। बॉन्ड एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और कोई बॉन्ड अगर जल्दी से टूटेगा नहीं तो यानी कि वो एलिमेंट वो रिएक्ट कम करेगा। जब उसका बॉन्ड ही नहीं ब्रेक हो रहा है तो किसी और से जल्दी से रिएक्ट क्यों करेगा। तो N2 जो होता है, नाइट्रोजन का जो N2 फॉर्मेट है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। इसका रीजन ये है कि इसका जो मल्टीपल बॉन्ड है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लगभग 941 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है इसकी, 941.1 किलो जूल पर मोल, इतनी बॉन्ड एनर्जी होती है। और इतनी हाई बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव। किसी भी बॉन्ड की अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, और बॉन्ड अगर बहुत स्टेबल है तो वो रिएक्टिविटी कम शो करेगा, किसी से रिएक्ट करना नहीं चाहेगा। इसके कंपैरिजन में अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी P सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है ये लगभग 79 किलो जूल पर मोल, तो काफी कम है कंपैरेटिवली।
तो ये जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। लो बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। इतने पॉइंट क्लियर हैं? पक्का? बोलो बच्चों, ऑनलाइन। मान्या, Yes, ma'am. नोट हो गया? Yes, ma'am. 2 पॉइंट हो गए, एक रिएक्टिविटी की बात हो गई, एक हो गई आपकी बात एंगल की, एक सॉलिड और गैस की बात हो गई। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। N2 की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, P4 की। थर्ड पॉइंट है एक तो बॉन्ड एनर्जी हाई है, लेस रिएक्टिव है। दूसरी चीज, अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर लो, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी है, 3000 के करीब कर लो, तो इस टेम्परेचर पे ये NO बना देता है। क्या बनाएगा कंपाउंड, NO। अगर फास्फोरस की बात करो, ऑक्सीजन इसको मिल जाए तो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर आसानी से P4O10 बना लेगा, ऑक्साइड बनाएगा P4O10। यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी अबव, और इसके लिए टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। क्यों टेम्परेचर देना पड़ रहा है, पहले रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब नाइट्रोजन के केस में अगर बात करें, NCl3 तो बनेगा, लेकिन NCl5 नहीं बनेगा। फास्फोरस के केस में बात करो तो PCl3 भी बनता है और PCl5, दोनों ही बने। अगर हाइड्राइड की बात कर लो, यहाँ ऑक्साइड की बात हुई, ऑक्साइड बना, यहाँ पे क्लोराइड की बात हो गई। अब अगर पॉइंट में हाइड्राइड की बात करें तो NH3 इसका हाइड्राइड है और इसका हाइड्राइड है PH3। NH3 नाइट्रोजन का हाइड्राइड है और PH3 इसका है। अगर स्टेबिलिटी की बात करो तो NH3 ज्यादा स्टेबल है PH3 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब NH3 और PH3 के पानी के सोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब पानी में डालते हैं इसको। NH3 की बात करो, अगर इसका वाटर में सोल्यूशन बनाते हो तो ये सॉलेबल होता है, और जो सोल्यूशन बनता है वो NH4OH होता है। इसका मतलब जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सोल्यूशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एल्कलाइन। OH माइनस बन रहा है ना, अमोनिया का एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा, एल्कलाइन, क्योंकि OH माइनस बन रहा है।
अगर pH3 की बात करो तो pH3 का सॉल्यूशन, pH3 की अगर बात कर लो तो pH3 एक तो पानी में पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। दूसरी बात, सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल ही होगा, बेसिक सॉल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो NH3 और पानी के बीच में अच्छी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसीलिए डिसॉल्व भी हो रहा है। NH3 और वाटर के बीच में अच्छी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करो, क्योंकि फास्फोरस का साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो pH3 और वाटर के बीच में अगर H बॉन्ड बनेगा भी तो क्या होगा, लो क्वालिटी का बनेगा। बहुत वीक बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैसे भी ऑलरेडी वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आता है, लेकिन फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, साइज भी बहुत बड़ा है, तो पानी के साथ अगर बनाएगा भी तो इतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। क्लियर है ये पॉइंट? बोलिए। एक लास्ट पॉइंट है एसिड वाला, पॉइंट नंबर 6। अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड की, तो एक HNO3 की बात की थी हमने और एक HNO2 की बात करी थी, है ना? तो इसके ऑक्सी एसिड में अगर बात करो नाइट्रोजन के, तो HNO3 जो एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, मतलब किसी का ऑक्सीडेशन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस की, जिसमें H3PO4 लिया था हमने, तो ये इसमें ऑक्सीजन के का नंबर 4 है, लेकिन ये ऑक्सीजन देता नहीं है अपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केवल एसिड की तरह ही काम करता है। दोनों में डिफरेंस ये है। ठीक, और दोनों के एसिड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो तो ऑक्सीजन से नहीं देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन से देखते हैं, तो H3PO4 के कंपैरिजन में HNO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऊपर वाले एलिमेंट का एसिड है, नाइट्रोजन ऊपर है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। फास्फोरस नीचे आ गया। दोनों का डिफरेंस क्लियर है? अब देखो, इसमें जो टॉपिक है इसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना? तो क्योंकि कंपाउंड्स वाला पार्ट डिलीटेड है, तो अभी उसको कंसीडर ना करके केवल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जितना पार्ट है, अभी तो टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट बात करेंगे ना।
ये जो डाई नाइट्रोजन है ना, इसको तो कर लेते हैं। आगे तो कंपाउंड दे रखे हैं, तो कंपाउंड को नहीं करते। डाई नाइट्रोजन को कर लेते हैं ना। डाई नाइट्रोजन बोले तो N2 को थोड़ा सा डिटेल में, बस उसमें 2-4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 2-4 स्पेशल प्रॉपर्टीज, काफी चीजें इसमें ही आ गई आपकी। जो पॉइंट्स इस चार्ट में हो चुके हैं उनको रिपीट करके नहीं करवाऊंगी, से आपका रिपीटेड काम नहीं होना चाहिए, है ना। हेडिंग डाल लो डाई नाइट्रोजन। N2 एयर में परसेंटेज वगैरह मालूम ही है आपको। कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, टॉक्सिक गैस। नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में कितना होता है? 78% करीब होती है ना। कैसी होती है? कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस और टॉक्सिक और होती है। हाँ जी। क्या रिएक्ट नहीं है, इनहेल में कितना आपका अंदर जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। किसी चीज में स्मेल नहीं होगी तो स्मेल नहीं आती है। तन्मय का बहुत विशेष सवाल है, जरा आप लोग सुन लीजिए, 1 सेकेंड सब लोग अपना टाइम दें, कीमती वक्त। तन्मय कह रहे हैं कि बात में कुछ कुछ इनके थोड़ा दम है, लेकिन ऐसे फिजूल सवालों के लिए अपनी 12th क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। तन्मय ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो गैस है, जब ह्यूमन इवॉल्व हुआ होगा एवोल्यूशन के पीरियड में, तो नाइट्रोजन कैसे पता चला कि भाई ओडरलेस है? हो सकता है कि ह्यूमन को उसकी आदत हो गई हो, धीरे धीरे उसको स्मेल करते करते तो वो उसे कॉमन सी स्मेल लगती हो तो बोल दिया स्मेललेस है ना, कोई ओडर नहीं है, ऐसा। यही सेम सवाल था। तो इस पे सब लोग जब एकदम खाली समय हो, जब बिल्कुल बेकार टाइम हो आपके पास, बिल्कुल खाली, तब इस पे सोचिएगा और मुझे बताइए, फिर मैं इनको बताऊंगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो प्रिपरेशन के मेथड देख लेते हैं, कैसे कैसे N2 को बनाओगे। N2 अगर बनाना है तो किस किस मेथड से प्रिपेयर करें। एक मेथड है जिसको हम लोग बहुत ही ज्यादा लैब वगैरह में बच्चे करते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 होल्टेज Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे इसको हीट करते हैं वैसे ही Cr2O3 बनता है, नाइट्रोजन बनती है और वाटर वेपर बनता है। 3 कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रोजन बनेगा, Cr2O3 बनेगा और वाटर वेपर बनेगी, पानी बन जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, Cr2O3 ग्रीन कलर का पाउडर्ड फॉर्म में बनता है, ये क्रोमियम का ऑक्साइड है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वोल्केनो रिएक्शन। वोल्केनो रिएक्शन के नाम से कई बार लैब में, अभी मुझे नहीं पता, जब हम पढ़ा करते थे तो हमारी लैब में मतलब जो साइंस एग्जीबिशन वगैरह होते हैं ना, उस एग्जीबिशन में एक भैया थे, वो हर साल इसको ले आते थे अमोनियम डाइक्रोमेट को, और हर साल वो यही प्रोजेक्ट दिखाते थे। हमारे स्कूल में जब हर साल होती थी साइंस एग्जीबिशन,
हम सब डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ बनाते थे अलग, और वो हर साल यही अमोनियम डाइक्रोमेट लेके आते थे और उसका ऐसे पहाड़ जैसा बना लेते थे टेबल पे, ऐसे पहाड़ जैसा बना लिया और उसको क्या किया, हाँ जलाया और इग्नाइट किया, और वो क्या होता था, ऐसे वॉल्केनो जैसे फूटता था, बच्चों को देख के लगता था वाह क्या चीज है। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती थी, वाटर वेपर बनता था, नाइट्रोजन की वजह से जो Cr2O3 हरा हरा बनता था वो ऐसे बाहर की तरफ यूं आ जाता था। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्केनो, मतलब हंसने की बात नहीं, मैं सच में बता रही हूँ, वॉल्केनो रिएक्शन ही बोलते हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बचपन से शायद 6 या 7 से उनको देखा था। वो जब तक 9 से लेके 12 तक थे वो एक ही एग्जीबिशन वो हर साल यही लगाते थे। तो ये नाइट्रोजन बनाने का एक अच्छा मेथड है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके। पहला मेथड नोट कर लिया। सेकेंड मेथड पे आते हैं, अगर आपको बनानी है प्योर नाइट्रोजन, जेई में एक बार सवाल पूछा है, प्योर नाइट्रोजन अगर बनानी है तो कौन सा मेथड, मतलब सबसे अच्छे प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन किस मेथड से बनेगी, कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे प्योर नाइट्रोजन बन जाए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्योर अगर चाहिए तो बेरियम का नाइट्राइड और सोडियम का नाइट्राइड, सोडियम का नाइट्राइड होता है NaN3, बेरियम का नाइट्राइड होता है BaN3 होल ट्वाइस। ये सोडियम नाइट्राइड और बेरियम नाइट्राइड दोनों को क्या करेंगे, हीट करेंगे, थर्मली डिकम्पोज करेंगे, तो ये नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग होगी। यहाँ पे आपका बेरियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इससे किस फॉर्मेट में मिलती है, अगर आपको प्योर चाहिए और शुद्ध बनानी है तो इससे। वॉल्केनो मेथड हो गया, प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड हो गया। अब आपका एक मेथड है, इसमें NH4Cl ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaNO2 से, NaNO2 से, तो इससे भी बन जाती है नाइट्रोजन। अमोनिया भी बनेगा इसमें शायद, नाइट्रोजन बनेगा, पानी बनेगा, NaCl नमक बन जाएगा। चौथा रिएक्शन है, अमोनिया की रिएक्शन करा दीजिए ब्लीचिंग पाउडर से CaOCl2। CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, मार्केट से ब्लीचिंग पाउडर खरीद के लाओ, अमोनिया गैस लो, रिएक्शन कराओ, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी, N2 बन जाएगा, CaCl2 अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा मेथड क्या था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कॉपर के ऑक्साइड से भी बना सकते हैं, पांचवा मेथड। फिफ्थ मेथड है, कॉपर के ऑक्साइड से अमोनिया की रिएक्शन करा दीजिए, अमोनिया की रिएक्शन करा दीजिए CuO से, कॉपर अलग होगा, नाइट्रोजन अलग बनेगी, पानी अलग।
फ्री कर दें? है ना? सिक्स्थ मेथड है जिसमें कुछ नहीं करना है, प्रोसेस का नाम याद। अगर कमर्शियली बनाना है नाइट्रोजन को, कमर्शियल मतलब समझते हैं, बहुत ज्यादा में और सस्ता। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होता है आपका? कमर्शियल ज्यादा अमाउंट में भी बनाना है आपको, सस्ता भी बनाना है। तो कमर्शियल अगर प्रिपरेशन करना है तो एयर का करा दीजिए लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन जानते हैं? लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं कई लोग। लिक्विफैक्शन का मतलब लिक्विफाई कर दीजिए उसको। फिर उसके बाद कर लीजिए उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी। एक डिफरेंट टाइप की मशीन्स कह रही हूँ, कॉलम्स होते हैं जिनको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, उसके थ्रू वेपर्स को पास कराते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। उसमें नाइट्रोजन जो होगी उसका फ्रैक्शन अलग कर। क्या लिक्विफाई होता है? ये लिक्विफैक्शन की बात कर रहे हैं ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मतलब किसी चीज को हीट करो फिर वेपर बनाओ। डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस होते हैं, वेपर बनाना और फिर कंडेंस करना। डिस्टिलेशन। लिक्विफैक्शन का मतलब है लिक्विफाई करना। पहले एयर को किया लिक्विड, फिर उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। दो प्रोसेस। हाँ, पहले गर्म करके नहीं दाता प्रभु, लिक्विफिकेशन करना है तो कंडेंस करना पड़ेगा, वो प्रेशर लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कर दिया ना, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर लेके उसको हाई प्रेशर पे। तो फिर वो पानी बन गया। पानी कहाँ बन गया? एयर पानी कहाँ बन जाएंगे ना? लिक्विड बन गया, लिक्विड एयर बन गई। ये वो पानी कहाँ बन जाएगा? तो और फिर वो लेके फिर उसके बाद उसका डिस्टिलेशन किए। डिस्टिलेशन में किसी सब्सटेंस को पहले हीट अप करते हैं, उसकी वेपर बनती है, फिर उसकी वेपर को कंडेंस करते हैं। मान लो एक मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। एयर क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, है ना? और भी कुछ गैसेस होती हैं ट्रेसेस में। तो सबको क्या किया? पहले लिक्विड बना लिया, लिक्विड फॉर्म में आ गए। फिर उसके बाद उसको एक प्रोसेस किया जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में उसको गर्म किया, है ना, उसकी वेपर बनी। और फिर एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस तरीके के, इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, तो ऐसा नहीं जरूरी है ऐसा ही है, अलग अलग तरीके के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं। अब इन कॉलम से इन वेपर्स को पास किया जाता है। इस ये जो बना गर्म कर लोगे उसकी वेपर को पास करो, ठीक है? तो वो वेपर, कुछ वेपर ऐसी होगी जो ऊपर तक उठ के जाएगी और कुछ ऐसी होगी जो नीचे यहाँ कॉलम में इकट्ठा होने लगेगी, ठीक है? तो जितने भी उसमें पार्ट होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे कलेक्ट होने लगते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे ये किया जाता है। तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जगह पे कुछ ऊपर तक उठेंगे, कुछ नीचे ही कलेक्ट हो जाएंगे। इस बेसिस पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट आउट किया जाता है। नाइट्रोजन हमें लेनी है तो नाइट्रोजन वाले फ्रैक्शन को हीट अप करके वापस वेपर बनाना है। तो एयर से, एयर को भी तो हीट अप करना ही पड़ेगा ना आपको, और एयर तो आपकी किसी फॉर्मेट में है, लिक्विड तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना उसको। सीधे सीधे वेपर से आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, सीधे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होगी। तो इस प्रोसेस में बस ध्यान रख लो, क्या कमर्शियल बनाना है तो एयर लेंगे, लिक्विफाई करेंगे, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अपना वो है ना ऑर्गेनिक का जो बेसिक चैप्टर है 11th में, ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर है ना, एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, उसमें पढ़ो जो मेथड्स हैं उनमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन की, वो करते हैं, फिर आपका नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगी जी।
इसमें डिस्टिलेशन दिए होंगे ना, 3 तरीके के डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है, ये देखो ये फ्रैक्शनेटिंग वाला है, डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शन बना के है, फिर ये स्टीम डिस्टिलेशन है। ये वाला पढ़ना तुम, ये वाला पढ़ना, तो तुम्हें पहले डिस्टिलेशन पढ़ो तो समझ आएगा क्या होता। टेक्निक्स है, क्या है टेक्निक्स। लेस रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, ये सारी बात हो गई है, तो पढ़ने की कोई बात जरूरत नहीं है। कुछ एलिमेंट है जैसे लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्राइड बनाते हैं। लिथियम है तो Li3n बनाता है, कैल्शियम है तो Ca3n2 बना लेगा, मैग्नीशियम है जो तो Mg3n2 बनाता है, ये नाइट्राइड बनते हैं। सिंपल रिएक्शन है, क्या बनेगा, नाइट्राइड। दूसरा नाइट्रोजन का रिएक्शन है जो हम लोग बचपन से मतलब 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है FeMO की प्रेजेंस में, है ना। 750 केल्विन टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, अमोनिया बनता है, प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। इसके कैटलिस्ट हमेशा पूछ लिए जाते हैं, Fe क्या है, MO क्या है। Fe यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है और MO यहाँ पे मोलिब्डेनम यहाँ पे कैटलिस्ट प्रमोटर की तरह काम करता है ना। हैबर प्रोसेस में कौन कैटलिस्ट है, Fe, और MO क्या है, कैटलिस्ट को की भी स्पीड को बढ़ाता है, कैटलिस्ट प्रमोटर। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया का प्रिपरेशन, आयरन और MO की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। कुछ खास बात नहीं है। और एक रिएक्शन अभी आपको बताया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा था, अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट कर दो 3000 या 3000 से ज्यादा टेम्परेचर तो NO बना था, वो रिएक्शन हो चुका है इसलिए दोबारा से नहीं करवा। थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, अगर आप रिएक्शन कराओ Al2O3 ले लो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ये Al2O3, कार्बन ले लो और नाइट्रोजन ले लो, इसकी रिएक्शन का Al2O3 कार्बन और नाइट्रोजन, तो यहाँ पे एक स्पेशल कंपाउंड बनता है ALN बन जाएगा, और क्या बनेगा, स्पेशल CO बनेगा। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड। फोर्थ रिएक्शन है, अगर कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं CaC2, इसकी नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दो तो ये बनाता है CaCN2 प्लस कार्बन। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। CaCN2 जो बना है इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। किसी किसी बुक में ये लिखा होता है CaNCN, CN2 ना लिख के क्या लिखा होता है
ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, CaCnCn, ऐसे CaNCn एक ही बात है। कैल्शियम साइनेमाइड बोलते हैं, और कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन इन दोनों का ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नाइट्रोलिम। नया नाम है इसका, क्या नाम है? नाइट्रोलिम। इसका कुछ स्पेशल यूज था, फर्टिलाइजर। CaCN2 प्लस कार्बन का को बोलते हैं नाइट्रोलिम, और ये काम आता है कैसे? फर्टिलाइजर की तरह। खत्म हो गए इसके रिएक्शंस। कंपाउंड करने नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली आपकी हो गई खत्म। नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। अब आपका क्वेश्चंस पूछ लीजिए शीट के।